शुरू करते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है फ्रैंक मोरिस का जो द्वारा लिखी गई पुस्तक है जवाहर नेहरू बायोग्राफी। ठीक है, तो ये सही होगा इसका। और इसके बाद अन्य गलत हैं, तो इसके सही उत्तर क्या होंगे? तो दुर्गादास का याद रखना, दुर्गादास ने लिखा था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। साथ ही साथ लुइस फिशर ने जो लिखा था वो द लाइफ महात्मा गांधी है। तो ये तिरछा अगर मिलान करेंगे तो इसका सही आंसर निकल आएगा। इसके बाद इंडिया डिवाइडेड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडिया डिवाइडेड याद रखना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वही चीजें है, द लाइफ महात्मा गांधी लुइस फिशर द्वारा लिखा गया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। और लाइफ डिवाइन जो है वो श्री अरविंदो। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है गुब्बारे खातिर, ये मौलाना आजाद की रचना है, गुब्बारे खातिर। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये भी मौलाना आजाद की रचना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कहा गया था कराची अधिवेशन में, 1931 का है। सही आंसर इसका डी होगा। आप अगर अटेम्प्ट क्वेश्चन करना चाहें तो रोक के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा स्पीड पे चलेंगे क्योंकि रिवीजन है, तो कम समय में हो पाए तभी उपयोगी साबित हो सकता है। महात्मा गांधी धड़सना नामक गोदाम पर कांग्रेस जो कार्यकर्ताओं के धावों के समय कहाँ पर थे? यानी जब धड़सना नामक गोदाम गोदाम वाला कांड हुआ या एक्शन हुआ, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जो यरबदा जेल में थे, याद रखना। धर्सना के बारे में देख लेते हैं। तो धर्सना एक्चुअली दांडी मार्च जब समाप्त होता है तो गांधी जी ने जो अगला विरोध प्रदर्शन के खिलाफ स्थान चुना वो धर्सना सत्याग्रह चुना, और ये 1930 की बात है। तो उस समय गांधी जी जेल में थे, ये याद रखना, यरवदा जेल में थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो है कर्पूर मंजरी जो है इसकी हर्ष की रचना नहीं है। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? कर्पूर मंजरी को राजशेखर ने लिखा है, याद रखो। और जो सही है उसको भी आप लोग देख लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है। माल पिगाक मित्रम कालिदास जी का नाटक है, ये महत्वपूर्ण नाटक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का नाटक ही है ये भी। और सौंदरानंद घोष के द्वारा लिखा गया है। यही बात है, कर्पूर मंजरी के जो नाटककार मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। इसके बाद में अशोक के समकालीन जो तुर्मय था कहाँ का राजा था? तो याद रखना मिस्र का ये राजा था, अशोक के समकालीन जो तुर्मय था। समकालीन भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसके समकालीन था? तो अशोक के समकालीन था, ये याद रखो। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन जो है संगम पत्तन है वो पश्चिमी तट पर स्थित था? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर जो होगा वो टोंडी होगा और मुशिर होगा, क्योंकि ये वेस्ट घाट पे टुंडी और जो मुशिर थे वो वेस्ट घाट पे थे, जबकि ईस्ट घाट पे जो है आपको कोरकै और कुहार था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, याद रखना, खैराती एक अस्पताल था दारुल सफा। जबकि एक दीवानी बंदगाम भी फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया था, जो कि दासों का एक विभाग था, जहाँ पे दासों की देखभाल की जाती थी, उसके लिए विभाग बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो घोषणा हुई थी, डेट याद रखना, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। और इसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव में आ गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आ गया था। और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ तो उसमें बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया था। तो तीनों ये डेट याद रखना। आगे चलते हैं। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरवा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरवा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, जो कि 1942 का है। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। चीनी लेखक जो हैं भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो याद रखना, चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख करते हैं वो इम्तू नाम से करते हैं, इम्तू। ठीक है, इसके बाद ये सियुकी जो है, सियुकी किसकी रचना है ये आप मुझे बताना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो हम देख रहे थे
1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो याद रखना, रफी अहमद किदवई थे, उनको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में है प्रथम गुप्त शासक जिसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और भी लोगों की उपाधि देख सकते हैं, जैसे श्रीगुप्त थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। उनके द्वारा गुप्त संवत चलाया जाता है जो कि 319 ईस्वी का है। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, उनकी कुछ उपाधियां हैं जैसे पृथ्व्यावीर है, और इसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा परक्रमांक, उन्हीं की उपाधि है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के और भी उपाधि हैं, जैसे विक्रमादित्य भी इन्हीं की उपाधि है, और इसके बाद में सकार इन्हीं की उपाधि है, देवगुप्त इन्हीं की उपाधि है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो कुमारगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट, उनकी उपाधि जो है वो महेंद्रादित्य है, और सक्रादित्य उपाधि उनकी है, कुमारगुप्त फर्स्ट की। इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त के बाद एक याद रखना, कर्मादित्य याद रखना। और स्कंदगुप्त के विषय में एक चीजें और याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भीतरी स्तंभ लेख है वो उन्हीं का है, और इसी स्तंभ लेख में यह जिक्र किया गया है कि होरो को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसमें सर शंकर नायर थे जिन्होंने दे दिया था। और ये कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो सीआर दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, यह ध्यान रखना। इसके बाद ये सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे, एनी बेसेंट, और बाल गंगाधर तिलक ने तो चलाया ही था होम रूल आंदोलन। ठीक है, इसके बाद में है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है चित्तौड़ का जो कीर्त स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा थे, इन्होंने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ। आगे नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको घटनाओं को क्रम से लगाना है, क्रम से मिलान करने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना, क्रिप्स जो मिशन है 1942 का है, कैबिनेट मिशन 1946 का है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, अगस्त का है, और ये जो बेबल प्लान है वो 1945 का है। तो ये क्रिप्स मिशन तो पहले हो जाएगा क्योंकि 1942 का है, और ये आपका मार्च वार्च के समय आया था, तो एक पहला हो जाएगा। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा अगस्त वाला, तो एक के बाद में तीन हो जाएगा, तो एक के बाद तीन यहाँ पे है, तो इसका सी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी नहीं, इसमें ये बता रहे हैं, एक सेकंड देखते हैं। तो पहले पूछा है क्रम से ना, तो क्रिप्स मिशन मार्च पे ये हो गया, तो पहले, हाँ पहले क्रिप्स मिशन हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, एक तीन यहाँ भी दिया है, एक तीन यहाँ भी दिया है, तो इसके बाद में थ्री वाला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये बेबल ऑफर हो जाएगा, बेबल प्लान 1945 का है, तो इसलिए ये सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मारक जो है और निर्माता का मिलान सही नहीं है, आपको बताना है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, और इसकी निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। फिर के बाद है मोती मस्जिद, इसका आगरा में जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ये भी सही है। लेकिन मोती मस्जिद जो दिल्ली वाला है, इसको औरंगजेब ने निर्माण करवाया था, तो यही आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा है तो आपको यही बताना पड़ेगा, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? तो अभी हमने देखा है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी महिला, सॉरी, अरोड़ा आसफ अली। आगे चलते हैं। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्के पर सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ये अलाउद्दीन मसूद शाह थे, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन मसूद था इसका आंसर हो जाए। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो इसका करवाया था ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने करवाया था, अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो
अफगानिस्तान में बनाई गई थी और जिसमें प्रेसिडेंट स्वयं बने थे राजा महेंद्र प्रताप। क्वेश्चन पूछा भी आ जाता है, याद रखना। इसके बाद में है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, यानी किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया तो जवाहरलाल इसका सही आंसर होगा। थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस जो कमेटी थी इसके सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा जो है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था, तो याद रखना ये फिरोज शाह तुगलक है, इसने ही लगवाया, जिसका अभी हमने दीवाने बंदगान देखा था और एक दीवाने खैरात जो देखा था। ठीक है, जिस विभाग की स्थापना जिसने की। निम्नलिखित में कथनों पर आपको विचार करना है, सही उत्तर आपको बताना है। विक्रम संवत 57 बीसी का है, यानी ईसा पूर्व का है, बिल्कुल सही है। सत संवत भी 78 ईस्वी का है, तो ईस्वी का याद रखना, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा है गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ था। हाँ, तो गुप्त संवत जो प्रारंभ हुआ था, अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने प्रारंभ किया था, तो 319 ईस्वी का ही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी है, यह भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो गौरी जब आ जाते हैं तो गौरी आक्रमण के समय, गौरी के आने के समय में ही यहाँ पे मुसलमान शासन युग को प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका 1 2 3 4 आंसर सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, तो जहांगीर के काल से संबंधित चित्रकार को पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सामान्यतः अधिक मात्रा में, तो देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये अब्दुल, एक तो अकारिजा है, एक अकारिजा है, इसके बाद में अबुल हसन है। तो 2 और 3 संबंध है, याद रखना, 2 और 3 संबंध है जहांगीर के चित्रकार से। और भी चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे बाबर सबसे पहले हैं जिन्होंने स्थापना की थी न्यू दिल्ली मुगल शासन काल की, तो इनके शासन काल में जो चित्रकार थे वो शाह मुजफ्फर बहजाद थे। इसके बाद में हुमायूं आए, हुमायूं के ये चित्रकार पूछ लिए जाते हैं सैयद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद जो है और सैयद अली, ये जहांगीर के किसके, हुमायूं के चित्रकार हैं, याद रखना। ये जो अब्दुल समद दिया है और ये मीर जो सैयद दिया है, ये हुमायूं के चित्रकार हैं। इसके बाद में अकबर के जो है वो दसवंत और बसावन हैं, और जहांगीर के चित्रकार ये मिस्कीन है, याद रखना, मिस्कीन भी मिल जाता है। अकबर के शासनकाल में भी रहे हैं मिस्कीन और जहांगीर के भी शासनकाल में रहे हैं। तो ये जहां आता हंसते, ऐसा कुछ हमने एक थोड़ा सा बनाया था। तो आगे चलते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, आपको बताना है। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय, जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनीय। आगे चलते हैं। यापनीय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यापनीय जैन धर्म की एक प्राचीन उपशाखा थी जिसकी स्थापना किसने की थी, श्री कलश नामक श्वेतांबर साधु थे, उन्होंने की थी, जो कि दिगंबरों से कुछ व्यवहारिक समानताएं और श्वेतांबरों से वैचारिक समानताएं रखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो भारत मित्र हिंदी में है, बिल्कुल सही है, भारत मित्र हिंदी में ही है, ये समाचार पत्र है सब। और ये राष्ट्रमत जो है ये मराठी में है, याद रखना, ये भी सही है। और इसके बाद में प्रजा मित्र जो है, प्रजा मित्र गुजराती में है, ये भी सही है। लेकिन नायक जो है वो पंजाबी में नहीं है, तो नहीं, सही नहीं है, यही पूछा है। नायक किस भाषा में है, फिर नायक बंगाली में है, याद रखना, नायक बंगाली में। इसके बाद में ये यही नायक बंगाली में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था, तो वो कौन सा एक्ट था, तो याद रखना 1833 का चार्टर्ड एक्ट था। ठीक है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट था। थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हम बात कर लें तो जैसे 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था, सर्वप्रथम 1813, उसमें ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। इसके बाद में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की जाती है। इसके बाद में चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है, एकाधिकार जो रहता है ब्रिटिशों का। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो और भी चीजें हैं, तो इतना हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए।
आगे चलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, आपको बताना है। तो औरंगजेब के मृत्यु के समय ताराबाई के हाथों में था, क्योंकि संभाजी आपको पता होगा जेल में उस समय बंद थे। संभाजी उस समय जेल में बंद थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है इस सॉरी जब हाँ, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है इसके बाद ही संभाजी को छोड़ा गया है, संभाजी को छोड़ दिया गया। इसके बाद टकराव होता है ताराबाई और संभाजी के बीच में। तब अंततः ताराबाई को हराकर संभाजी गद्दी पर बैठते हैं, शासन का जो संचालन स्वयं करने लगते हैं फिर। ठीक है, यही कहानी है। इसके बाद 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किस चीज की? तो मक्के की खेती नहीं करते थे, और सभी की खेती उस समय होती थी, चावल की भी होती थी, जौ की भी होती थी और गेहूं की भी होती है। आगे चलते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 1937 के बाद से 28 महीने तक शासन चला था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल सम्राट जो है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो याद रखना, बीड़ा बजाता था औरंगजेब। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सीता जो होता था उसका सही आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसी को सीता कह दिया जाता था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, यानी थर्ड नंबर वाले पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, तो 3 नंबर वाले जो हैं इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। आगे चलते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो याद रखना, बुद्ध के सिक्कों पर अंकन कनिष्क का हुआ है, कनिष्क ने अंकन करवाया है अपने सिक्कों पर बुद्ध का। तो याद रखना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो पहला गुप्त शासक किसने था जिसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो किया था, अब ये खुर्रम ने भी किया था, महावत ने भी किया था और खुसरो ने भी किया था। और ये आसफ आसफ साफ आसफ शरीफ थे। तो याद रखना, आसफ शरीफ थे, इसलिए ऐसे ही थोड़ा ट्रिक बना लिया था। कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखना, खुर्रम और महावत था और खुसरो, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आगे चलते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य जो है वो जवाहरलाल नेहरू का है, क्योंकि आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से ज्यादा संबंध रख रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब कहाँ दी गई थी? तो यही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है, वही है क्रम से। अब तो क्वेश्चन क्रम से ज्यादा पूछने जाने लगे हैं, पहले कम होते थे लेकिन अब ज्यादा पूछे जाने हैं। थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 में हुआ था, 2 सितंबर 1946। फिर कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचता है 1946 में, मार्च के आसपास पहुंचता है 1946 में। इसके बाद हम मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाई जाती है वो 16 अगस्त रहता है 1946 का समय, उस समय होती है। इसके बाद जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया जाता है, ये शायद 1945 के आसपास। हाँ बिल्कुल, ये 24 जून 1945 का है। तो इसका सही आंसर DBCA हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मिलान कर लेना, आप लोग देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, किसी दूसरे फॉर्मेट में बना दिए जाएंगे, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो स्थानीय शासन व्यवस्था को लॉर्ड रिपन जो था, इसके समय में प्रोत्साहन मिला था, याद रखना। प्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1871 में हुई थी, याद रखना। और उस समय जो था वो लॉर्ड मेयो था। और इसके बाद में जो 10 वर्षीय होने लगी थी वो 1882 से 10 वर्षीय प्रारंभ हो गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये डेट हम आपको दे दिए एक्स्ट्रा कुछ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, याद रखना। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये
बेलेंटाइन सिरोल इनका नाम है। यहाँ पे डी चिरोल लिखा है लेकिन बेलेंटाइन सिरोल नाम मिलता है, तो याद रखना। इन्होंने कहा था तिलक को भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का है, डेट भी याद रख सकते हो आप लोग, 1905 का है। होम रूल आंदोलन 1916 का है। और इसके बाद में जो असहयोग, ये होम रूल का आंदोलन हो गया, असहयोग हो गया। असहयोग आंदोलन आपका 1920 का है, 1920 का है। और इसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 से 34 के आसपास तक का ये आंदोलन है। ठीक है, तो इन चारों आंदोलन में महिलाओं को घर से बाहर निकाला था, याद रखना। सब में भागीदारी महिलाओं की रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों आंसर सही हो जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो मल्ल में हुआ था, याद रखना। कुशीनारा जहाँ पे हुआ था महापरिनिर्वाण, वो कुशीनारा था स्थान। और कुशीनारा में ही मल्ल पड़ जाता है, यानी मल्ल में कुशीनारा, क्योंकि उस समय मल्ल जो है महाजनपद रहा था। ठीक है, इसके बाद में सारनाथ में, जबकि निर्वाण की प्राप्ति सारनाथ में होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में होती है, याद रखना। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखना। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, और ज्ञान की प्राप्ति वाला बात भी देख लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोधगया में, बोधगया में हुई थी, याद रखना। बोधगया में, जिसको निर्माण कहा गया था, बोधगया। ठीक है, थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन थे। स्वाधीनता आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार थे वो एस एन सेन थे। आरसी मजूमदार मत लगाना, कंफ्यूजन में कभी कभी लोग ज्यादा इस पे क्लिक करते हैं। तो ये एस एन सेन का नाम याद रखना। निम्नलिखित में आपको कालक्रम में इसको भी सजाना है। तो कैसे कैसे, अगस्त का प्रस्ताव जो है वो 1940 का अगस्त में आया था, 1940 अगस्त में ही आया था। मंत्रिमंडल मिशन, वही कैबिनेट मिशन जिसको कहते हैं, ये आया था 1946 में, अभी हम देख चुके हैं। इसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च के आसपास, ये भी 1942 में आया था। तो देख लीजिए कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर बेबल प्लान, ये बेबल प्लान 1945 का है, अभी हम ऊपर इसको देख भी चुके हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपका 4 हो जाएगा, और इसके बाद में 2 हो जाएगा। तो 1342 जहां भी है वही सही आंसर हो जाएगा। तो ये 1342, ये वाला सी आंसर सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरविजय सूरी का नाम याद रखना। अकबर ने सम्मानित किया था हरविजय सूरी को, और ये कौन थे? जैन आचार्य थे, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभाष्य के लेखक जो पंतंजलि हैं वो किसके समकालीन थे? तो याद रखना, पंतंजलि जो थे वो पुष्मित शुंग के समकालीन थे। पुष्मित शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे हर्यक वंश, थोड़ा वंश के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में बता देते हैं। मगध में कौन कौन से वंश थे? जैसे हर्यक वंश सर्वप्रथम आया। ठीक है, क्रम पूछ ले जाता है कभी कभी। तो हर्यक वंश सर्वप्रथम आया, फिर शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। ठीक है, नंद वंश आया, फिर इसके बाद मौर्य वंश आया, जिसने मौर्य वंश ने ही बाद में अपनी प्राथमिकता ज्यादा दर्ज की, और इन्होंने शासन एक लंबे समय तक किया। और भी आगे है, तो इतना याद रखना। हर्यक वंश है, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अलवार संत थे? अनवार संत नहीं था, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है वो तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे, याद रखना। कौन था फिर तिरुज्ञान, कौन थे फिर? ये जो थे ये नैनवार संत थे। यानी कि क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है अलवार और नैनवार को। तो नैनवार जो होते थे वो शिव भक्त होते थे, और जो अलवार होते थे वो याद रखना वैष्णव भक्त होते थे। अलवार जो होते थे वो वैष्णव भक्त होते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो सबसे पहले तो यही याद रखना, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। और ये किसके किसके बीच? तो शिवाजी के बीच में, और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जयसिंह थे, याद रखना, जयसिंह।